फायर ब्रांड हिंदू नेता बताते थे जी। अब मोहन यादव ने अगर पिछड़ों के हक में 27% आरक्षण देने की बात कही, बल्कि मैं तो उनसे ये कहता हूं कि आप 52% आरक्षण दो, क्योंकि मध्य प्रदेश में 52% से ज़्यादा पिछड़ा है। आप 52% दे दो, बुरे तो आप 27 दे के भी बनोगे, बुरे आप 52 भी दे के बनोगे, लेकिन आपका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा, जैसे कि मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह जी का नाम दर्ज है कि 14% आरक्षण अर्जुन सिंह की देन है। इसी तरीके से आप जो अभी बिहार की बात की जाए, बिहार में जातीय जनगणना हुई और 65% ओबीसी को आरक्षण देने की बात हुई, लेकिन अच्छा प्रोफेसर साहब, बिल्कुल आपकी बात से एक बात और एक सवाल निकल कर आ रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर 27% आरक्षण है ओबीसी को, पसमानदा समाज को, तो अगर जनगणना होती है जातीय जनगणना के हिसाब से, क्या समझते हैं आपके कितना आरक्षण मिल सकता है? क्योंकि अभी तो संख्या का ही पता नहीं है। 27% आरक्षण मिला हुआ है उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज को। देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि यूपी में जो पिछड़ा समाज है वो 50 से 60% है। इसमें जो 18% लगभग जो मुस्लिम बोलते हैं ना, तो उस 18 में से 13-14% मुस्लिम पसमानदा समाज का है। क्योंकि अब वो कहते हैं ना, आपके यहाँ शेख हो गए, कुरैशी हो गए, पठान हो गए, इनको छोड़ दो, बाकी सारे तो पसमानदा है। तो क्योंकि यहाँ मुस्लिमों में अनुसूचित जाति, SC ST ओबीसी को छोड़ के कोई और वर्ग नहीं है, तो उनको भी उसका लाभ मिलेगा। और आप देखिए कि जो पिछड़ा है, पिछड़े को आपने सिर्फ 27% आरक्षण दे रखा है, और उसमें भी कई क्लॉज लगा देते हैं आप, क्रीमी लेयर भी लगा देते हैं। क्रीमी लेयर जहां EWS के लिए उसकी लिमिट 12 लाख है, तो हमारी जो क्रीमी लेयर है उसकी लिमिट 8 लाख क्यों है? और हर 5 साल में क्रीमी लेयर रिव्यू होती है। जब आपने इनकम टैक्स की सीमा बढ़ा के 12 लाख कर दी है, तो क्रीमी लेयर की सीमा आप 2017 के बाद से कोई रिव्यू क्यों नहीं कर रहे हो? उसकी सीमा बढ़ा के आप 12 लाख क्यों नहीं कर रहे हो? और उसमें चल अचल संपत्ति भी शामिल क्यों कर रहे हो? कृषि की आय उसमें नहीं होनी चाहिए, और आपका जो वेतन है वो उसमें नहीं होना चाहिए, जो एज पर लॉ है। तो ये जो बहुत सारे जो इस तरह के नियमों में बहुत सारी जो पेचीदगी है, तो उस पेचीदगी से एक बात बिल्कुल आईने की तरह साफ हो चली है कि इस देश में जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो मनवादी सोच के लोग हैं, जिनके दिमाग में सामंतवाद घुसा हुआ है, जिनके दिमाग में मोनोपोली वाली व्यवस्था घुसी है कि सिर्फ मैं ही रहूं, बाकी जो देश की 95% 90% जो गरीब जनता है वो ना रहे, वो लोगों को इस तरह से पिछड़ों का जो आरक्षण लग रहा है, दलितों के लिए कोई कानून बन जाता है, अल्पसंख्यकों के लिए कोई कानून बन जाता है, तो उसमें तकलीफ होती है। ये तकलीफ मध्य प्रदेश के लोगों को भी हो रही है, तेलंगाना में भी हो रही है, बिहार में भी हो रही है, और राजस्थान में भी मैं आपको बताऊं 21% से बढ़ा के गहलोत साहब ने 27% किया था, लेकिन वहां भी राज्यपाल ने इस बात को रोक दिया। ऐसे ही झारखंड में भी पिछड़ों का आरक्षण बढ़ा के 27% किया, तो वहां भी बीजेपी ने टांग अड़ा दी। तो हर जगह बीजेपी टांग क्यों अड़ा? आदाब, मेरा नाम है शादाब। देश में चुनावी सरगर्मियां हो रही है, विदेशी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, विदेश मंत्रियों का यहाँ आना घूमना बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन इन्हीं के बीच एक बड़ी खबर है, और वो खबर है आरक्षण को लेकर के। कहीं ना कहीं हमारे देश में आरक्षण को किस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है, उसके बहुत सारे सबूत आज आपको मिलने वाले हैं। तो इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता प्रोफेसर अरुणेश यादव, जो कि ओबीसी समाज यानी पसमानदा समाज की नुमाइंदगी करते हैं कांग्रेस में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, एक बात ये समझ में आ रही है कि आरक्षण जो लोगों को मिला था, जो जिनका अधिकार है, संविधान में भी आरक्षण का अधिकार है, लेकिन तेलंगाना की आप देखिए कि किस तरीके से वहाँ पर आरक्षण के विरुद्ध लोगों को कोर्ट जाना पड़ रहा है। तो आरक्षण से लोग फ़ायदा ले रहे हैं या फिर आरक्षण खत्म करके फ़ायदे दिए जा रहे हैं? देखिए, इस देश में 2 तरह के आरक्षण हैं। एक प्रिविलेज क्लास आरक्षण है, जिसे हम मनुवादी आरक्षण कहते हैं, और दूसरा आरक्षण जो देश में जब संविधान लागू हुआ सन 1950 में, उस संविधान लागू होने के बाद देश की 90% जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी और सवर्ण महिलाएं रहीं, जिनको बराबरी का हक देने के लिए संविधान को लागू किया। तो अब जो प्रिविलेज क्लास आरक्षण है, जो मनवादी आरक्षण है, उसको कहीं भी लागू करने में वो घोषित तरीके से भी है और अघोषित तरीके से भी है। सुप्रीम कोर्ट में 90% जज उन्हीं के हैं,
मीडिया में 90% लोग उन्हीं के हैं, जुडिस और ये बिजनेस जो आप देखो ना, टॉप क्लास बिजनेस, सब में वही लोग हैं। आईएएस की जो लॉबी देखो तो वहाँ पे भी वही लोग हैं। अब हम आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण पे। तो जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रधानमंत्री मोदी ने लागू किया तो आपने देखा होगा कि तुरंता फुरंता बिल्कुल 48 घंटे में वो आरक्षण लग गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, ना हाई कोर्ट को, ना सुप्रीम कोर्ट को, ना संसद को, ना ब्यूरोक्रेसी को, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब बात आ जाती है दलित के आरक्षण की, जब बात आती है अल्पसंख्यक के हक देने की, जब बात आती है आदिवासियों के कोई कानून हित में लाने की, या जब बात आ जाती है देश की 60% से ज़्यादा जो ओबीसी आबादी है उसके हक हकूक़ की, उसमें मुस्लिम पसमानदा समाज भी है, सिख समाज के भी पिछड़े समाज के लोग हैं, जैन धर्म के भी लोग हैं और भी कई लोग हैं, तब इन मनवादी लोगों को कानूनी बारीकियां दिखाई देती हैं। तेलंगाना पे आ जाए, 42% आरक्षण लगाया गया, स्थानीय निकाय चुनाव में लगाया गया और स्थानीय निकाय में भी वो व्यवस्था लगाई गई और वहाँ का जो मॉडल था वो बहुत अच्छा मॉडल था, लेकिन मनवादी ताकतों को वो मॉडल पसंद नहीं आया और उसके खिलाफ कोर्ट में उन्होंने स्टे ऑर्डर ले आए हैं कि है ना। अब हालांकि हमारी पार्टी इसके लिए नुमाइंदगी कर रही है, इसके लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर इन मनवादियों को जो देश में सिर्फ 10% है, 10 भी नहीं 5 कह लो, क्योंकि 5% तो वो गरीब लोग हैं, उनको तो हक हकूक मिल ही नहीं पा रहे हैं, तो इन्हें पेट में दर्द क्यों होने लगता है, इन्हें बेचैनी क्यों होने लगती है। आप ये बताइए, मान लीजिए कि एक हवाई जहाज में 10 इंजन है, बिल्कुल, अब 10 इंजन में से अगर सिर्फ एक इंजन को फ्यूल मिले और वो चले और 9 इंजन को फ्यूल ना मिले, वो ना चल पाए, तो हवाई जहाज की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रहेगी या फिर 10 के 10 इंजनों को बराबर फ्यूल मिले तो उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रहेगी? 10 की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, लेकिन बात ये चल रही है कि जिस तरीके से स्थानीय निकाय पंचायत चुनाव में 42% आरक्षण तेलंगाना में था, उसके खिलाफ लोग जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की आप देखिए क्या स्थिति है, वहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं मौजूदा मोहन यादव, उन्होंने 27% आरक्षण की मांग सिर्फ की थी, लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए, उनका वही मनवादी विरोध कर रहे हैं जो मनवादी 1 साल पहले तक मोहन यादव को फायर ब्रांड हिंदू नेता बताते थे जी। अब मोहन यादव ने अगर पिछड़ों के हक में 27% आरक्षण देने की बात कही, बल्कि मैं तो उनसे ये कहता हूं कि आप 52% आरक्षण दो, क्योंकि मध्य प्रदेश में 52% से ज़्यादा पिछड़ा है। आप 52% दे दो, बुरे तो आप 27 दे के भी बनोगे, बुरे आप 52 भी दे के बनोगे, लेकिन आपका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा, जैसे कि मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह जी का नाम दर्ज है कि 14% आरक्षण अर्जुन सिंह की देन है। इसी तरीके से आप जो अभी बिहार की बात की जाए, बिहार में जातीय जनगणना हुई और 65% ओबीसी को आरक्षण देने की बात हुई, लेकिन अच्छा प्रोफेसर साहब, बिल्कुल आपकी बात से एक बात और एक सवाल निकल कर आ रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर 27% आरक्षण है ओबीसी को, पसमानदा समाज को, तो अगर जनगणना होती है जातीय जनगणना के हिसाब से, क्या समझते हैं आपके कितना आरक्षण मिल सकता है? क्योंकि अभी तो संख्या का ही पता नहीं है। 27% आरक्षण मिला हुआ है उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज को। देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि यूपी में जो पिछड़ा समाज है वो 50 से 60% है। इसमें जो 18% लगभग जो मुस्लिम बोलते हैं ना, तो उस 18 में से 13-14% मुस्लिम पसमानदा समाज का है, क्योंकि अब वो कहते हैं ना, आपके यहाँ शेख हो गए, कुरैशी हो गए, पठान हो गए, इनको छोड़ दो, बाकी सारे तो पसमानदा है। तो क्योंकि यहाँ मुस्लिमों में अनुसूचित जाति, SC ST ओबीसी को छोड़ के कोई और वर्ग नहीं है, तो उनको भी उसका लाभ मिलेगा। और आप देखिए कि जो पिछड़ा है, पिछड़े को आपने सिर्फ 27% आरक्षण दे रखा है और उसमें भी कई क्लॉज लगा देते हैं, आप क्रीमी लेयर भी लगा देते हैं। क्रीमी लेयर जहां ईडब्ल्यूएस के लिए उसकी लिमिट 12 लाख है, तो हमारी जो क्रीमी लेयर है उसकी लिमिट 8 लाख क्यों है? और हर 5 साल में क्रीमी लेयर रिव्यू होती है। जब आपने इनकम टैक्स की सीमा बढ़ा के 12 लाख कर दी है, तो क्रीमी लेयर की सीमा आप 2017 के बाद से कोई रिव्यू क्यों नहीं कर रहे हो? उसकी सीमा बढ़ा के आप 12 लाख क्यों नहीं कर रहे हो? और उसमें चल अचल संपत्ति भी शामिल क्यों कर रहे हो?
कृषि की आय उसमें नहीं होनी चाहिए और आपका जो वेतन है वो उसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा। जो एज पर लॉ है। तो ये जो बहुत सारे जो इस तरह के नियमों में बहुत सारी जो पेचीदगी है, तो उस पेचीदगी से एक बात बिल्कुल आईने की तरह साफ हो चली है कि इस देश में जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो मनवादी सोच के लोग हैं, जिनके दिमाग में सामंतवाद घुसा हुआ है, जिनके दिमाग में मोनोपोली वाली व्यवस्था घुसी है कि सिर्फ मैं ही रहूं, बाकी जो देश की 95% 90% जो गरीब जनता है वो ना रहे, वो लोगों को इस तरह से पिछड़ों का जो आरक्षण लग रहा है, दलितों के लिए कोई कानून बन जाता है, अल्पसंख्यकों के लिए कोई कानून बन जाता है, तो उसमें तकलीफ होती है। ये तकलीफ मध्य प्रदेश के लोगों को भी हो रही है, तेलंगाना में भी हो रही है, बिहार में भी हो रही है, और राजस्थान में भी मैं आपको बताऊं 21% से बढ़ा के गहलोत साहब ने 27% किया था, लेकिन वहां भी राज्यपाल ने इस बात को रोक दिया। ऐसे ही झारखंड में भी पिछड़ों का आरक्षण बढ़ा के 27% किया, तो वहां भी बीजेपी ने टांग अड़ा दी। तो हर जगह बीजेपी टांग क्यों अड़ा रही है? प्रोफेसर साहब, हर जगह बीजेपी टांग अड़ा रही है। आप बात कर रहे हैं राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, आप बात कर रहे हैं बिहार की, तेलंगाना की, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, आपने जैसे मध्य प्रदेश में कहा 52% 60% आरक्षण मिलना चाहिए, तो आबादी के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं मिल रही है। 27% में ना के बराबर है। और यूपी में मैं एक बात और मैं आपसे साफ कराना चाह रहा हूं, मैं 1 मिनट लूंगा। यूपी में कम से कम जो पसमानदा समाज है, पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज है, अत्यंत पिछड़ा समाज है, 60% से कम नहीं है। 60% की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक सवाल यहां पर और उठा रहा हूं, आपके माध्यम से दर्शकों से तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि 27% आरक्षण अभी जैसे है, उसमें भी बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जो अनफील्ड है, बहुत सारी सीटें अनफील्ड हैं भर्तियों में, और कुछ जो मर्ज कर दी जा रही हैं। तो मर्ज और अनफील्ड ये सब भी तो उसी में जोड़ा जाएगा। जो बैकलॉग है, बैकलॉग क्या है? ये भी एक नया मनवाद है, वो जहर है समाज के लिए। युवाओं को इंटरव्यू में आप रिजेक्ट कर देते हो, एनएफएस कर देते हो, तो सब जगह तमाम जो उत्तर प्रदेश की भर्तियां हैं वहां पे 27% वैकेंसी ओबीसी के लिए नहीं आ रही है, जबकि ईडब्ल्यूएस को 10% से ज्यादा नियुक्तियां दी जा रही हैं। जो उनका कोटा है, कोटे से भी ज्यादा उनको फायदा दिया जा रहा है। अब आप कट ऑफ पे आ जाओ तो ओबीसी की कट ऑफ कई जगह ईडब्ल्यूएस से भी ऊपर है और कई जगह जनरल क्लास से ऊपर है। तो कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी है या जो अनरिजर्व कैटेगरी है उससे ऊपर तो होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिसकी भी कट ऑफ अनरिजर्व से ऊपर है तो वो ऑटोमेटिकली अनरिजर्व में आ जाता है। लेकिन मनवादी सोच के लोगों ने ये मान के चला है कि अगर कोई व्यक्ति ओबीसी का है तो उसको नौकरी ओबीसी में ही मिलेगी, अगर चाहे उसके नंबर कितने भी ज्यादा। तो ये फिर सीटें अनफील्ड क्यों नजर आ रही हैं जब 27% जा रही हैं? ये जानबूझ के की जा रही हैं। ये जो देश का ओबीसी जो पिछड़ा है, पिछड़ा समाज मौलिक अधिकार को ज्यादा मुखर होकर मानता है, क्योंकि किसानी खेती करने वाले कौम है, कामगार कौम है। तो कामगार कौम जब अपने हक के लिए लड़ रही है, ये डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं, तो मनवादियों की जो सीना है उस पे सांप लौट रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर तो मनवादी लोग इन पिछड़ी जाति के लोगों को मुख्य धारा से दूर करना चाह रहे हैं। प्रोफेसर साहब, लोग बाग जब इस बात को पूछेंगे, लोग सवाल करेंगे, जागरूकता फैलेगी, सरकार के पास तो आंकड़ा होगा कि आपकी सीटें तो अनफील्ड हैं, आपकी सीटें तो इसीलिए मर्ज की जा रही हैं कि ओबीसी समाज तो इसके फायदा ले नहीं पा रहा है, तो ओबीसी समाज को जितनी एनएफएस किया जा रहा है, एक सोची समझी ताकत और साजिश है। और उस साजिश के तहत जो पिछड़े काबिल युवा हैं उनको अयोग्य घोषित कराया जाता है, इंटरव्यू में उनको रिजेक्ट कराने की कोशिश की जा रही है, और उस कोशिश में काफी हद तक वो लोग सफल हो रहे हैं। 3 बार, ये सरकार के नियम है, 3 बार कोई भी पद अगर एनएफएस के तहत चला जाता है तो वो ऑटोमेटिकली अनरिजर्व कैटेगरी में पहुंच जाता है, अपने आप पहुंच जाता है। तो 3 बार किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पोस्ट को आप एनएफएस कर दीजिए तो पिछड़ा वैसे ही मर जाएगा। और पिछले 11 साल में बीजेपी ने यही काम किया है, पिछड़ों को मारने का काम किया है। मारा कैसे है? सीधे गोली नहीं मारी, उसको नौकरी नहीं लेने दी, आरक्षण में कटौती, उसके आरक्षण में कटौती करी, उसको शिक्षा में भी आरक्षण में कटौती कर रहे हैं, उसकी नौकरी में भी आरक्षण, यहाँ तक कि चुनाव नीति में भी आरक्षण में कटौती, सब जगह चुनाव नीति में। तो खैर दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश सहित तमाम जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहां ओबीसी के लिए कोई आरक्षित पद नहीं है। एससी के लिए है, एसटी के लिए है, ना तो माइनॉरिटी के लिए कोई आरक्षित पद है, ना कोई पिछड़ों के लिए आरक्षित पद है। और प्रधानमंत्री ये कहते हैं, गर्व से कहते हैं, सीना ठोक
चौंक के कि मैं पिछड़ा हूं, लेकिन पिछड़ों के हित में उन्होंने कौन सा काम किया है, इस काम को आज तक वो नहीं बता पाए। 11 साल हो गए वो नहीं बता पाए। तो ये थे प्रोफेसर अरुणेश यादव, और जो पसमानदा समाज की नुमाइंदगी करते हैं और पसमानदा समाज की आवाज़ शासन प्रशासन सरकारों तक भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकारें कितना मानती है, क्योंकि सरकारों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ही तो मनुवादी है और सरकार ही ओबीसी समाज को, पसमानदा समाज को अनदेखा कर रही है। तेलंगाना की बात की, राजस्थान की बात की, मध्य प्रदेश की बात की, उत्तर प्रदेश की बात की, बिहार की बात की, तमाम राज्यों में ओबीसी के हालात अरुणेश यादव ने बताए हैं। तो अगर आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट के माध्यम से एक बार ये ज़रूर बता दें, क्या वाकई ओबीसी समाज के साथ में दोहरापन हो रहा है, दोहरा व्यवहार हो रहा है? अगर वाकई दोहरा व्यवहार हो रहा है तो अरुणेश यादव की बातों पर एक बार कमेंट में उनकी बातों को सही ठहराते हुए यस लिख दीजिए। यस का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।